हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, आपका हाल ही में होने वाला दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हमने एक 200 प्लस क्वेश्चन की जीएस के जीके के 200 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपके डेली 25 प्लस क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, तो डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट देने हैं और आपको बताना है लास्ट में इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके डेली के डेली आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या फिर विधि सचिव। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हुआ। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो दोस्तों महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं हाल ही में, उनका नाम है के वेणुगोपाल। दोस्तों, आपको याद रखना है के वेणुगोपाल, जिन जो हमारे महान्यायवादी हैं हाल ही में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करता है? वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है वो तो न तो संसद का सदस्य होता है और न दोस्तों मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी वो दोस्तों महान्यायवादी होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1867, 1885, 1889 या फिर 1905। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब की गई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो दोस्तों 1885 में हुई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये मुंबई में हुई थी, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो दोस्तों मुंबई में हुई थी, जिसमें 72 सदस्य थे, 72 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जिसकी मदद से हुई थी उनका नाम है, जो अंग्रेज था उसकी मदद से हुई थी, एओ ह्यूम। ये आपको याद रखना है, एओ ह्यूम, इसकी मदद से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, जो पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था उसका नाम था जॉर्ज यूले। दोस्तों, जॉर्ज यूले था जो कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बदरुद्दीन तैयब जी जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था जो राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन, गुल्म जंगल, मैंग्रोव वन या फिर टुंड्रा वन। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है वो ना दोस्तों मैंग्रोव वन कहा जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सदाबहार वन भी सुंदरबन के जंगलों को कहा जाता है। और दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी का मुख्य घटक है पेंटेन, मेथेन, ब्यूटेन या फिर इथेन। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक है वो कौन है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसके दो घटक होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पर प्रोपेन नहीं दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटेन दे रखा है, तो यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो ब्यूटेन का जो रासायनिक नाम होता है वो C4H10 होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, जो ब्यूटेन होती है वो सिगरेट को जलाने के लिए, या वो जो लाइटर यूज किया जाता है, जो लाइटर यूज किया जाता है सिगरेट को जलाने के लिए, उसमें भी ब्यूटेन
जो लिक्विड के रूप में भरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों एलपीजी का जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उनमें से एक अजीब तरीके की जो स्मेल आती है, उससे दोस्तों किसकी जो स्मेल होती है, उसे दोस्तों मरकेप्टेन बोलते हैं। जिसकी जो एलपीजी में से जो स्मेल आती है उसे मरकेप्टेन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, वरुण या फिर मंगल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से 5वें नंबर की दूरी पर है, वो दोस्तों बृहस्पति है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये सूर्य से 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको याद रखना है, 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो भी बृहस्पति के ही हैं, 72 उपग्रह हैं सबसे ज्यादा। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन हमारा ए है लॉर्ड क्विंटमेंट इटली, या विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन या हैरोल्ड मैकमिलन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो दोस्तों लॉर्ड क्विंटमेंट इटली थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को ही क्यों पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों भारत की आज़ादी के लिए तीन कारण हुए थे। जो भारत आज़ाद हुआ था उसमें तीन कारण थे दोस्तों। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी वजह थी। और दोस्तों एक हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों जब भी पाकिस्तान बना था तो हिंदू मुस्लिम की वजह से। और दोस्तों लेबर पार्टी, चलिए लेबर पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1945 में जो इंग्लैंड में चुनाव हुए थे जिसमें कंजर पार्टी हार गई थी तथा लेबर पार्टी जीत गई थी। लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे वो दोस्तों लॉर्ड क्विंटमेंट इटली थे। जो यहाँ पर लेबर पार्टी ने जो यहाँ पर भारत में 29 मार्च 1946 को दोस्तों कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसकी वजह से भारत आज़ाद हुआ था। ये आपको याद रखना है। इस वजह से जो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। उनका नाम था लॉर्ड क्विंटमेंट इटली। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? विपिन, योसुद, प्रभास या फिर जमाली? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो कौन था। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो दोस्तों जमाली था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भगवान महावीर थे वो दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वो जैन धर्म के तीर्थकर थे। दोस्तों जैन धर्म में केवल तीर्थकर हुए थे, और जिनके प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ये आपको याद रखना है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। और दोस्तों जो 24 में तीर्थकर थे, ये केवल इसमें 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, उनमें 24 में तीर्थकर थे वो दोस्तों भगवान महावीर थे। ये आपको याद रखना है। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो दोस्तों जमाली था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर को किस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो दोस्तों कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? शाहजहां, नूरजहां, अकबर या फिर जहांगीर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। एतमादौला का जो मकबरा है वो किसने बनाया था? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एतमादौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों नूरजहां ने अपने पिता की याद में गयासुद्दीन, ये आपको याद रखना, इसके नूरजहां के पिता का नाम था गयासुद्दीन, उसकी याद में एतमादौला का जो मकबरा बनवाया था। और दोस्तों जो गयासुद्दीन था वो दोस्तों जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है, गयासुद्दीन थे वो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। और जिनकी बेटी नूरजहां ने, इनकी याद में एतमादौला की जो मृत्यु हो गई थी उनकी याद में दोस्तों एतमादौला का जो मकबरा बनवाया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको याद रखना है एतमादौला का मकबरा है वो आगरा में स्थित है, वो किसने बनवाया था? दोस्तों नूरजहां ने बनवाया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या पारादीप? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, नाहवा सेवा बंदरगाह है वो दोस्तों मुंबई में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये किस सागर पर स्थित है? दोस्तों अरब सागर पर स्थित है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाहवा सेवा बंदरगाह जो परियोजना है वो दोस्तों अरब सागर पर स्थित है, जो मुंबई में है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, मदुरई या कोणार्क? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर यहाँ पर कोणार्क नहीं देकर के आपके राज्य का नाम दिया जाता दोस्तों, आपको बताना था फिर राज्य में। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो सूर्य मंदिर है वो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो कोणार्क शहर है वहां पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी या पृथ्वीराज रासो? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो दोस्तों महाभारत है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दोस्तों इसकी रचना है वो दोस्तों वेद व्यास ने की थी। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेद व्यास ने इसकी रचना की थी महाभारत की। और दोस्तों इसमें 74,000 से भी अधिक छंद हैं, ये भी आपको याद रखना है। 74,000 से भी अधिक इसमें छंद हैं महाभारत में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डच कहाँ के निवासी थे? अफगान, पुर्तगाल, हॉलैंड या फिर अमेरिका? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डच कहाँ के निवासी थे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो डच थे वो दोस्तों हॉलैंड के निवासी थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये डच थे वो 1602 में भारत में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री थी वो दोस्तों मसूलीपट्टनम में लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये यहाँ से किसकी खेती करते थे? वो दोस्तों नील की खेती करते थे। वो भी मैं आपको बता दूं, नील की खेती वो दोस्तों करते थे 1605 में। जिन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो दोस्तों मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, डचों और पुर्तगालों में जो वो युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1663 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें पुर्तगाली हार गए थे। और 1663 में डचों और पुर्तगालियों में जो युद्ध हुआ था, और दोस्तों जो बेदरा का युद्ध है वो अंग्रेजों और डचों में हुआ था, वो दोस्तों 1759 में हुआ था। जो अंग्रेज और डचों में युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था, जिसे बेदरा का युद्ध बोलते हैं, जिसमें डच हार गए थे और तथा अंग्रेज जीत गए थे। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। 36, 39 या 42 या फिर 29? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, लक्षद्वीप में जो छोटे छोटे द्वीपों की संख्या है वो दोस्तों 36 है, 36 है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, और इससे कोई रिलेटेड इससे कोई भी और क्वेश्चन नहीं बनता, केवल यही क्वेश्चन बनता है लक्षद्वीप में और छोटे छोटे कितने द्वीप हैं, वो दोस्तों 36 हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर, 23 दिसंबर, 29 जनवरी या फिर 29 दिसंबर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया है दोस्तों, अमेरिका में किसान दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों, अमेरिका में किसान दिवस है वो दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 12 अक्टूबर को अमेरिका में किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर केरल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। पेरियार नदी है वो किस राज्य में बहती है? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पेरियार नदी है वो दोस्तों केरल राज्य में बहती है, ये आपको याद रखना है। सबसे जो लंबी लंबी तरीके से बहती है, यानी कि सबसे लंबी बहती है वो दोस्तों केरल में बहती है। यानी कि बहती तो वो तमिलनाडु में भी है, पर दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में, मतलब कम बहती है, और दोस्तों सबसे ज्यादा बहती है वो केरल में बहती है। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आपको याद रखना है, पेरियार नदी है वो केरल में बहती है, सबसे बड़ी मात्रा में बहती है वो केरल में बहती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में हीरे की खान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में हीरे की खान है वो कहाँ पर है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में जो हीरे की खान है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना में है। जो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो हीरो का जो उत्पादन कर रही है जो एमपी में, पन्ना की खान है, ये आपको याद रखना है, एमपी में, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश एमपी, वो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंसा शर्मा, ज्योतिराव पांडे या फिर बछेंद्री पाल या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रथम महिला जो जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है हंसा शर्मा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हंसा शर्मा है जिन्होंने सबसे पहले जो महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो दोस्तों 2000 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 2000 में जो एक खिलाड़ी है हंसा शर्मा, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फल को पकाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, जिबेरेलिन अम्ल या एथिलीन अम्ल या फिर साइटोकाइनिन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फल को पकाने वाला हार्मोन है वो कौन है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, फल को पकाने वाला हार्मोन है वो एथिलीन है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इससे एक आपका एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? वो भी दोस्तों एथिलीन है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो फल को पकाने वाला हार्मोन है उसे एथिलीन कहते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका जो प्रमाणित किया गया था इसे 1962 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये सारे के सारे हाथ से बनाए हुए हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तांबा, सिलिकॉन, प्लास्टिक या फिर लोहा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो उपयोग आने वाली आईसी चिप है वो किससे बनी होती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जो आईसी चिप आ रही हैं वो दोस्तों जेलिलियम की भी बनी होती हैं, वो दोस्तों आर्सेनाइड की भी बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। आर्सेनाइड की भी बनी होती हैं। जो हाल ही में जो चिप बनी आ रही हैं वो आर्सेनाइड की भी होती हैं, वो दोस्तों जेलिलियम की भी होती हैं, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली जो आईसी चिप है वो किससे बनी है दोस्तों? वो दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या फिर जैन धर्म। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्रिपिटक जो ग्रंथ होता है वो दोस्तों जिसका संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध, ये भी आपको याद रखना है। और जो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो दोस्तों लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों जो त्रिपिटक होते हैं इनकी संख्या होती है वो दोस्तों 3 होती है। पहला है वो दोस्तों उसका नाम है सुत्त पिटक, दोस्तों जो दूसरा है उसका नाम है विनय पिटक, और दोस्तों तीसरा है उसका नाम है अभिधम्म पिटक, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध हैं उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, और महावीर जैन को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर जैन को केवल ज्ञान और महात्मा बुद्ध को निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड, मार्कोनी, पीटरसन या फिर टेलर फॉरेंसवर्थ ने? तो अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यांत्रिक टेलीविजन था उसका आविष्कार किया था वो दोस्तों जेएल बियर्ड ने किया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जो ब्रिटेन के रहने वाले जेएल बियर्ड ने 1926 में यांत्रिक टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, दोस्तों ये तो रही बात जो यांत्रिक टेलीविजन की। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार है वो टेलर फॉरेंसवर्थ ने किया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही होता। अगर यहाँ पर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार है वो टेलर फॉरेंसवर्थ ने किया था दोस्तों, और वो किया था 1927 में। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार 1927 में यूएस के जो वैज्ञानिक थे टेलर फॉरेंसवर्थ, उन्होंने 1927 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से है? विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई या फिर विटामिन सी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध है वो रक्त का थक्का बनने से है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन का जो संबंध है रक्त का थक्का बनने से वो दोस्तों विटामिन के का है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है फिलक्कोविनोन। ये आपको याद रखना है, फिलक्कोविनोन, ये आपको याद रखना है जो विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन के जो स्रोत हैं वो टमाटर और हरी सब्जियां हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। विटामिन जिसका संबंध रक्त का थक्का बनने से वो दोस्तों विटामिन के है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका, यकृत, गुर्दा या फिर मांसपेशी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो दोस्तों तंत्रिका कोशिका है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका है, दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा होता, अगर मानव शरीर की नहीं लिखा होता, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता सबसे बड़ी जो कोशिका है वो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये आपको याद रखना है, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इसकी जो कोशिकावाद की जो दोस्तों परिभाषा दी थी वो दोस्तों को स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिकावाद की जो परिभाषा दी थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी को कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है? एस रैम या फिर डी रैम या फिर रोम या फिर पी रोम? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सी मेमोरी है जिसे कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो डी रैम है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी रैम को कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। दोस्तों इसका नाम है डायनामिक रैम। डी की जो फुल फॉर्म है उसका नाम है डायनामिक रैम, को कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों इसमें डेटा स्थायी समय के लिए स्टोर होता है, इसलिए इसे कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। 200 क्वेश्चन की जो हमने 200 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज चलाई है उसे एग्जाम से पहले पूरा कर देंगे दोस्तों। डेली आपके 25 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर मेमोरी? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कीबोर्ड है वो इनपुट है, डिवाइस है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जो कीबोर्ड में आजकल जो की आ रही हैं जिनमें कितनी बटन होती हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों उसमें 104 की होती हैं।
इनमें आपको याद रखना है दोस्तों, इनका नाम होता है क्वेट्री बोर्ड। ये हाल ही में जो इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है दोस्तों, उस 104 बटन होती हैं, और दोस्तों उस कीबोर्ड का नाम होता है जो किस प्रकार का, आज के एग्जाम में पूछ लिया जाए किस प्रकार का कीबोर्ड होता है दोस्तों, वो क्वेट्री बोर्ड होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने कराए, और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।